हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोग हमारे इस प्यार से स्टडी चैनल में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिससे तुम बहुत आसानी से ग्रेविटेशन चैप्टर को याद कर सकते हो और उसके क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस पूरी वीडियो को देखना और बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हर एक मोड़ पे हर एक मेन टॉपिक आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रेविटेशन तुम अपनी तरफ से बताओ ग्रेविटेशन होता क्या है। तुम बोलोगे भाई ये रही हमारी अर्थ, हम यहाँ पे खड़े हैं ग्रेविटी की वजह से, कुछ भी चीज़ नीचे गिरती है ग्रेविटी की वजह से, हर चीज़ होती है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। स्टेक अर्थ पे चिपकी हुई रहती है किस चीज़ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो आप बताओ कि न्यूटन ने क्या कहा। न्यूटन का इन चारों चैप्टर में बहुत है, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन और ये वर्क डन और ये, हाँ, इन सब में बहुत ज़्यादा उसका योगदान है न्यूटन का। आइजैक न्यूटन सर, अबे न्यूटन। तो इन्होंने क्या कहा कि ना केवल अर्थ अट्रैक्ट करती है हर एक चीज़ को, बल्कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो कि तुम धरती की तरफ अट्रैक्ट होते हो, लेकिन धरती के पास जो मून है वो धरती पे अट्रैक्ट क्यों नहीं होता, वो क्यों चक्कर काटता है। बोलो, मून भी तो कहे मैं धरती पे अट्रैक्ट हो जाके टकरा जाऊंगा, सीधा खत्म हो जाएगी धरती, तो है ना। क्यों नहीं होता ऐसे, अपने उससे बताओ, है बताओ। ऐसा इसलिए नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो मास ऑफ मतलब जो मून है उसको वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलाते रहे तो वो, जैसे मान लो ये मैंने एक पहाड़ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने एक बॉल फेंकी तो वो यहाँ से आके यहाँ गिरेगी, है ना। लेकिन अगर मैं एक बॉल फेंक रहा हूँ जो कांस्टेंट एक्सेलरेट होते जा रही है, वो पूरा जाती रहेगी, अर्थ के ऐसे करके चक्कर लगाती रहेगी। मतलब गोल नहीं है, अर्थ भी ऐसी होती है, थोड़ी ओवल शेप में, स्फेरिकल। मतलब समझ तो आ गया ना आपको। अगर एक चीज को हम एक ए एक्सेलरेशन देते रहते हैं यहाँ से, तो तुमने एकदम से एक्सेलरेशन दिए, रुक गया ग्रेविटी की वजह से या एयर फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर उसे एक एक्सेलरेशन देते रहो तो वो एक चक्कर सा लगाने लग जाएगी धरती के आसपास। तो वही चीज मून करता है धरती के साथ, क्या वो एक एक्सेलरेशन से चलते रहता है, जिसकी वजह से वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। मतलब ग्रेविटी में भी रहता है लेकिन अपने आप चलता रहता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। अब पता चल गया ना, कई जगहों में बताया नहीं जाता है पूरा, मैं बता रहा हूँ, समझ लेना। तो अब देखो, दिख नहीं रहा क्या, ये देखो ऐसे मतलब घूमता रहता है वो उसके आसपास। अब देखो, अब कंसेप्ट आता है कि ना ग्रेविटी कहाँ होती है, बताओ। अगर एक ऑब्जेक्ट को तुमने पकड़ा हुआ है, तुम्हारी बुक में भी एग्जांपल है कि यार तुम यहाँ खड़े हो, तुमने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, इसे तुम घुमाते रहोगे तो एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। तुम कहाँ से फोर्स लगा रहे हो, सेंटर से फोर्स लगा रहे हो, और इस बॉल की कंटिन्यूस एक एक्सेलरेशन तुम ही दे रहे हो तुम्हारी ग्रेविटी की वजह से, और तुम्हारे फोर्स की वजह से एक उस पर घुमाव आ रहा है, एक एक्सेलरेशन आ रही है। तो वैसी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से मून में एक एक्सेलरेशन आती है जिससे वो घूमता रहता है, और जैसे तुम छोड़ोगे वो एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, जिसे कहते हैं हम टेंजेंट का मतलब एक सर्कल की जो ये वाली लाइन होती है जो उसको सिर्फ एक पॉइंट में छूती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो अब देखो, अब न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि ना इसको एक नाम देना चाहिए। क्या नाम दिया उन्होंने इसको, तो जैसे वो हम सारे वो एप्पल ऊपर सब कुछ धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसे उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी। ग्रेविटी केवल अर्थ के लिए डिनोट होती है, लेकिन अगर आप मून में जाओगे ना, मून में उसको ग्रेविटी ही बोलेंगे, मून में कुछ और डेफिनेशन होगी, लेकिन अर्थ के लिए हम ग्रेविटी यूज करते हैं।
लेकिन जो ये इसको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे न्यूटन ने क्या कहा? सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंटर से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना, तो उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसको हम ग्रेविटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वो होती है जो उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। मिटाओ मिटाओ मिटाओ, मिट गया। अब देखो, अब तुम्हें एक चीज पता होगी, तुमने चैप्टर में पढ़ी होगी, पता ही होगी, मतलब कि एक अगर ऑब्जेक्ट है, अरे इसे मिटा ही देता हूँ, क्या करना है इसका, चैप्टर 10 पता ही है तुम्हें। तो अब देखो कि न्यूटन ने कहा पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स गोल नहीं होता, जैसे मर्जी हो, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। क्या बोला उसे? ग्रेविटेशन। ए और बी, और उसने एक चीज वो रखी हो, मतलब एक चीज उसने वो कंपल्सरी रखी कि दोनों का एक मास होना चाहिए, एम मास होना चाहिए। बिना मास के ग्रेविटी लगेगी। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच एक फोर्स लगेगी, एफ फोर्स, और यहाँ से भी एफ फोर्स। इस फोर्स को उसने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसे उन्हें नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसमें इसने बता दिया कि इसका नाम दे दिया इसने, भी दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको क्या नाम दे दिया न्यूटन ने? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब एक दो एम मास के ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के पास है या जितनी मर्जी दूर है, मेरे और तुम्हारे बीच में भी एक वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो इतना कम है कि हम दोनों एक ही तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इस पेन के और मेरे बीच में भी है, लेकिन बताओ अगर मैं इस पेन को छोड़ूंगा, मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा? मैंने इस पेन को छोड़ा, ये मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा? देखो, पकड़ा मैंने, छोड़ दिया, मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, एम मास का हूं मान लो मैं, तो मेरा जितना ग्रेविटी का फोर्स है इस पे, उससे ज्यादा धरती का इस पे डाउनवर्ड फोर्स है। देखो, जितना मेरा इस पेन पे फोर्स है, मतलब मान लो मैं 45 kg का हूं, तो देखो मैंने एक फोर्स लगाया इस पे, नीचे जा रही है, तो मैंने इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, ठीक है, मान लिया। लेकिन जो मेरे नीचे धरती है इतनी बड़ी, उसका मास कितना ज्यादा है मुझसे? बहुत ज्यादा है। तो उसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो वो चीज नीचे की तरफ गिर जाएगी। अब तुमने एक चीज देखी, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी कह रहा, सॉरी मास के। मतलब कि जितना ज्यादा एक ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा ही उसका फोर्स होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। नहीं तो कल को तुम कह दोगे भाई हमने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, हम कूदे धरती पे, हम यहाँ पे थे, धरती हमारे नीचे थी, हम कूदे, तो हम जैसी धरती ने हमारी तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो हम भी उसकी तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, एफ फोर्स। कल को तुम बोल भी दोगे, क्या भरोसा तुम्हारा, है ना? तो उसके लिए न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया था कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब कि जितना तुम फोर्स लगा रहे हो उससे कई ज्यादा फोर्स धरती तुम पे लगा रही है ना? तो क्या हो जाएगा? वो कट ऑफ हो जाएगा उसका जितना भी वो था, मतलब तुम्हारा जितना भी था मास। लेकिन उसने एक चीज और भी बताई है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा मास उतनी कम एक्सेलरेशन, जितना छोटा मास उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। तुम्हारा छोटा मास है ना, तुम्हारा मास कम ही है एज कंपेयर टू अर्थ, है ना? एज कंपेयर टू अर्थ तुम्हारा मास कितना है? बहुत कम है, नेग्लिजिबल है ना? तो एज कंपेयर टू अर्थ तुम्हारा मास बहुत कम है, तो तुम्हारी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। और एज कंपेयर टू धरती
धरती का मास क्या है, ज्यादा, तो धरती की एक्सेलरेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा है, तो बहुत कम होगी उसकी एक्सेलरेशन तुम्हारी तरफ, मतलब वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से, इतनी कम है तुम्हारी एक्सेलरेशन उसको खींचने की। अब उसने बोला कि ना इसका फॉर्मूला बताओ भाई, तुमने ये तो बता दिया है ना, तुम भी बोल रहे होंगे भाई ये तो बता दी तूने, आप फॉर्मूला बता, ये बिना फॉर्मूले तो कुछ नहीं हो सकता है ना। अब उसने क्या बोला, लेट करो, लेट, लेट मतलब समझो, मानो दो ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, अब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पढ़ाई है तुमने अभी अभी, एक दूसरे पे एक एफ फोर्स लगाएंगे, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये इस पे एक एफ फोर्स लगाएगा, इस पे एक एफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, मान लिया ना। तो अब जो इसका फोर्स लगेगा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके दोनों के मास के प्रोडक्ट के। अभी मैंने पीछे बताया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, दोनों का m मिला दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है m इंटू बड़ा M, या बड़ा M इंटू M, इसका मान लो बड़ा M है, इसका छोटा M है, मतलब मास सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, बस मैंने एक वेरिएबल अलग अलग कर दिया ताकि तुम्हें डिफरेंशिएट हो जाए इनमें। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के मास का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का जितना मास होगा उसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें फोर्स पता चल जाएगा इन दोनों के बीच का कितना है। लेकिन उन्होंने एक और चीज भी बोली, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बोल रहे डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ भाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब क्या समझते हो, डिस्टेंस के उससे माध्यम से, डिस्टेंस के माध्यम से तुम समझते हो कि इन दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगी। मतलब मान लो इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 6 का स्क्वायर कर लेना 36 उस पर फोर्स लगेगी, मतलब फोर्स बे यार क्या बोलते हैं उसे, हाँ 36 फोर्स कम लगेगी उस पर, कि अगर उसका 6 है, मतलब उसका डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, तो 1.36 F इजिकल टू 1.36, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.36 हो जाएगा, ये F जो है उस पर 1.36 टाइम स्मॉलर हो जाएगा उससे हैं। तो अब देखो तुम्हें दो फॉर्मूले पता चल गए, क्या क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, है ना। तो अब इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया मतलब मिला दिया, मार नहीं दिया, मर्ज कर दिया, मर्ज बे यार नलायको, इंटू 1/d है, 1 हटा दो d स्क्वायर, ला 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 ला, ये एक फॉर्मूला बना, देखो है ना, बन गया। अब जब भी हम ये हटाते हैं, पिछले वाले में भी हमने हटाया था है ना, किसमें हटाया था, F इजिकल टू के एम ए में, है ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए होता था, और हमने क्या बोलते हैं कांस्टेंट लगा दिया था प्रोपोर्शनलिटी का के, तो हमने उसे हटा दिया था। लेकिन इस बारी पे हम क्या करेंगे, साइन हटाएंगे तो एक और साइन लगाएंगे, के नहीं लगाएंगे हम, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, लेकिन इस केस में हम लगाएंगे जी 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 m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि जब साइन हटेगा कांस्टेंट लगेगा, ये याद रख लो, साइन हटेगा कांस्टेंट लगेगा। अब देखो ये इसका ओवरऑल फॉर्मूला बन गया, F इजिकल टू जी एम इंटू बड़ा वाला m अपॉन डी स्क्वायर, ये इसका बन गया, क्या बना, फॉर्मूला। अब बोले कि अरे भाई हमें इसका मास पता है, इसका मास पता है, डिस्टेंस का स्क्वायर पता है, अबे जी क्या है, भला क्या है, ये जी की वैल्यू 1 है, चलो हम जी को हटा देते हैं। नहीं, हटाना नहीं है, जी को क्यों नहीं हटाना, अब तो तुम बताओ, जी तो इसलिए नहीं हटाना क्योंकि जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर आपको तो सब कुछ पता है, हाँ भाई, तो भाई तारीफ मत करो,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? तुम बोलोगे यार प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू तो 1 थी, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रयोग करा, लेकिन एक इंसान ने इसकी वैल्यू निकाली की, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इन ऑनर क्या बोलते हैं, इन रिस्पेक्ट टू दैट साइंटिस्ट इसकी वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये याद कर लो, जी की वैल्यू, नोट्स बना लो अपने। जैसे जैसे पढ़ाता रहता हूँ ना, उसे लिखते रहा करो, उसको लिखते रहा करो, उसके नोट्स बनाया करो। अब बताओ, इसकी वैल्यू तो बहुत बड़ी थी, 6.67 आ गया, लेकिन उन्होंने एक अप्रोक्स वैल्यू दे दी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। धुन को याद कर लो। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? जी की हमें ये पता ही है वैल्यू। एमएम क्या होता है? मास का स्क्वायर। मास क्या होता है? केजी में मास एसआई यूनिट होती है मास की, केजी स्क्वायर, है ना, केजी स्क्वायर आ गया। अब बताओ F = है तो फोर्स भी आएगा, न्यूटन भी आ जाएगा, है ना। और अब डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ऊपर आके डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होती है मीटर की पावर -2। तो इसका ओवरऑल मतलब मैं तो टेढ़ा मेढ़ा लिखा, लेकिन इसका न्यूटन मीटर की पावर -2 केजी का स्क्वायर, ये इसकी बन जाती है क्या? एसआई यूनिट। ठीक है, अब आपको समझ आया सब चीजें? एक चीज तो मैं भूल गया, हाँ सॉरी, इसकी यहाँ पे माइनस नहीं होता, इसके यहाँ पे माइनस होता है, इसके यहाँ पे माइनस नहीं होता, इसके यहाँ पे माइनस होता है। ओके भाई, तुम इतना वो क्यों करते हो? ये और ये माइनस प्लस बताऊँ कहाँ से आया? देखो एक चीज तो बताने भूल गया, जी हर चीज को अपनी वैल्यू ढूंढने के लिए अकेला होना पड़ता है। मैं भी अकेला हूँ वो मत समझ लेना कुछ और। m इंटू एम नीचे चले जाएगा, है ना, m इंटू एम नीचे चले जाएगा इक्वल टू जी आ गया। एफ डी का स्क्वायर, एफ का क्या होती है? न्यूटन, डी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन केजी, और केजी का स्क्वायर माइनस केजी ऊपर आया ना वो, इसलिए। अब ये आ गया, इसका सब चीजें आ गई। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अरे भाई आगे क्या रह गया? अब इतना काहे पढ़ा रहे हो? अभी तो बहुत चैप्टर है बे, तुम्हारी हालत टाइट कर दूंगा पढ़ा के। अब हम एक चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये हर बारी पढ़ते हैं भाई, पढ़ने ही तो आए हम। केपलर्स लॉ। अरे भैया हमें तो स्कूल में ही नहीं पढ़ाया है, कहाँ से पढ़ा रहे हो भाई? हटाओ वीडियो स्किप करो। नहीं भाई, केपलर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं 12वीं में तुम्हारी जान खा लेगा, इसलिए अब इसे पढ़ के जाओ। ठीक है, तो पहला केपलर्स ने थ्री लॉ बनाए थे, केपलर्स लॉ, जिनको कहा जाता है केपलर्स लॉ। केपलर ने बनाए थे, उनकी रिस्पेक्ट पे उसको केपलर लॉ रख दिया। वो 3 लॉ थे, 3 लॉ को क्या कहते हैं? केपलर लॉ किसने बनाया? केपलर ने। तो ये 3 चीजें किसको गवर्न करनी है? गवर्न द मोशन ऑफ प्लैनेट्स के मोशन को गवर्न करती है, या प्लैनेटरी मोशन को गवर्न करती है। इतना याद कर लो, ये 3 लॉज। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ इसने केपलर ने क्या दिया? पहले डायग्राम बना देता हूं। वाह क्या सुंदर डायग्राम है। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। तो अब देखो, इसे हटा देते हैं। उसने कहा, पहले लॉ में कहा, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहो या जो मर्जी कहो, ऑर्बिट शायद, हाँ ऑर्बिट ही कैसे होंगे इसे, कि हर एक तुम कहते हो ना, मान लो तुम क्या कहते हो कि धरती सन के ऐसे गोल गोल चक्कर लगाती है ना, लेकिन केपलर ने बताया कि धरती उस सन के ओवल स्पेरिकल या ऐसे इलेप्टिकल भी कहते हैं, स्पेरिकल नहीं कहते, इसे इलेप्टिकल कहते हैं,
मतलब ओवल की शेप का 3D शेप, 3D मान लो इसे, थोड़ा जैसे गड्ढा था इसमें हाथ डाल रहा हूँ अभी, हाथ डाल क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे मतलब ओवल की शेप को अगर तुम 3D शेप में करोगे तो उसे इलेप्टिकल शेप, इलेप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं उसे। इलेप्टिकल ऑर्बिट में हर एक प्लैनेट घूमता रहता है सन के इर्द गिर्द। ठीक है, इतना तुम्हें समझ आ गया। अब इस जो भी ये है इलेप्टिकल ऑर्बिट, इसमें 2 फोकाई पॉइंट होते हैं। अबे उधर कहाँ जा रहा है बे, इधर से इधर आ बे यार, ढंग का बन जा। चलो हटा ही देता हूँ इसे, अब बनाता हूँ मैं। अब देखो उसमें मैंने क्या बताया, एक ऐसे होता है इलेप्टिकल ऑर्बिट, है ना। इसमें 2 फोकाई पॉइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ये हैं, क्योंकि फोकाई पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता है उसका, फोकस का प्लूरल ही होता है फोकाई। फोकाई क्या होता है, फोकाई मतलब जहाँ पे सेंटर है उसका। इलेप्टिकल ऑर्बिट के 2 सेंटर होते हैं, मुंह की तरह लग रहा है वैसे, लेकिन इसके 2 सेंटर होते हैं। लेकिन उसने कहा है कि सन यहाँ होता है, केपलर ने कहा सन यहाँ होता है, और ऑब्जेक्ट मतलब प्लैनेट्स उसके इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। और ये उनने कह दिया पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट सही, क्या दूसरा लॉ, कांस्टेंट डिस्टेंस लॉ ऑफ, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी कह सकते हो, सीपी, या तुम कह सकते हो कि यार मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर करना। कैसे, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मान लो ये रहा, सन से इतनी दूर है, ये एक डी डिस्टेंस डेल्टा टी टाइम में कवर करता है। डेल्टा टी मतलब मैंने बताया था तुम्हें, रेट ऑफ चेंज मतलब डेल्टा, मतलब यहाँ जितने टाइम में इसका चेंज आया होगा इतने टाइम में इसने डी डिस्टेंस कवर किया, इतने ही टाइम में ये इतना डी डिस्टेंस कवर करेगा, ये इतने ही टाइम में करेगा। मतलब कि जितना भी मतलब टाइम है इसको लगेगा, इतना टाइम में ये हर एक पार्ट में ये स्वीप करेगा, जाएगा। मतलब कि अगर ये यहाँ होगा तो यहाँ ये ज़्यादा तेज होगा, ज़्यादा तेज नहीं मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों, क्योंकि एक फिक्स टाइम में उसे डिस्टेंस, एक फिक्स टाइम में से एक फिक्स डिस्टेंस कवर करना है। तो ये देखो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस, यहाँ पे कम है, थोड़ा सा ये पास है तो कम है, यहाँ पे दूर है तो ज़्यादा है। इसको अगर मैं यहीं ले जाऊँ तो ये थोड़ा सा होएगा, क्यों, क्योंकि इतनी सारी जगह है। तो सेकंड लॉ ऑफ उसमें केपलर ने ये बताया कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस ही कवर करता है, ज़्यादा वो नहीं करता, मतलब भेदभाव नहीं करता, भेदभाव कह रहा हूँ, ये नहीं करता कि एक इतना टाइम में अलग चल रहा है, इतने टाइम में अलग चल रहा है, अलग अलग ऐसे नहीं चलता हो, एक ही उसमें चलता है। और उसने ये भी बताया कि मेरा सन ये घूम रहा है एक प्लैनेट, ओ भाई यहाँ। अब सुनो, जो कितने टाइम पीरियड में वो कवर करेगा वो डिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है उसके आर के स्क्वायर में। आर का स्क्वायर मतलब उसका सन से कितना डिस्टेंस है, आर कितना है उसका डिस्टेंस। तुम बोले भाई यहाँ अलग है, ये देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग ही है, मतलब बिल्कुल ये भी अलग ही है। तो तुम बोलोगे भाई आर कैसे निकलेगा इसका, तो लोगों ने क्या किया, इसका एक एवरेज आर निकाल लिया। आर डिस्टेंस एवरेज मतलब एवरेजली कितना डिस्टेंस है सन और उस प्लैनेट के बीच में, उस वो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जितना बड़ा उसका आर होगा उतना ज़्यादा उसे टाइम लगेगा। लेकिन साइंटिस्टों ने होल मॉडिफिकेशन करते करते उनको क्या बना दिया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो उन्होंने लिखा ही, लेकिन आर का करा क्यूब, टी का करा स्क्वायर, और इज इक्वल टू कर दिया कांस्टेंट। मतलब हमेशा ये कांस्टेंट ही रहेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सन से वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा। तुम्हें पता है वो जो पास वाले प्लैनेट्स होते हैं उसके, यहाँ वाला जो प्लैनेट है वो जल्दी काटेगा चक्कर, यहाँ वाला है वो देर में काटेगा। तो
जितना उसका रेडियस कम होगा उतना वो कम टाइम में काटेगा, और जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा टाइम में काटेगा। अब केपलर ने सिर्फ ये 3 लॉ दिए थे, ठीक है। तो अब हम अगला जो केपलर लॉ के आगे है बहुत सारी चीज़ें अभी वैल्यू निकालने, जी की फ्री फॉल है, यूनिवर्सल ग्लोब ग्रेविटेशन है, सन की, मून की, सब चीज़ें बताएंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट जरूर देख लेंगे, अगले पार्ट में इससे भी ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण। मतलब कि अगला लेक्चर अगर तुमने ढंग से नहीं देखा तो तुम्हें क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे जो मैं कराऊंगा, तो अगला वो जो वीडियो है वो जरूर देखना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए गुड बाय।